मेरे शौहर यूं तो पेशे के लिहाज से वकील थे, लेकिन सब लोग उन्हें इंसानियत नवाज और गरीब नवाज कहते थे। उनके मुकाबले में मैं कम अक्ल और बेजुबान मशहूर थी, लेकिन यह अल्लाह की मर्जी, उन्होंने हम दोनों की जोड़ी बना दी। ताहम बरसों हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी कामयाब रही और यह रिश्ता किसी तौर भी बेजोड़ नहीं रहा। इस दौरान मेरी जिंदगी में 2 बार तूफान आया। अल्लाह का शुक्र है, जिस शिद्दत से आया था इसी तरह टल भी गया, क्योंकि मेरे 4 बच्चे थे और मुझे उनको उनके वालिद के साए में पालना था। तब ही मेरे पाए इस्तिक़लाल को जुम्बिश न आई। मेरे खावंद बड़े नफीस तबीयत मशहूर थे, हमेशा सफ़ेद बुर्राक उजला लिबास ज़ेब तन करते, जबकि मैं अपने सरापा पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं रखती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में 100 तरह के काम मेरी ज़ात से ज़्यादा तवज्जो तलब थे। मसलन बच्चों को होमवर्क कराना, बीमार होते तो डॉक्टर के पास ले जाना, घर के काम काज जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते थे। जबकि मेरे शरीक ज़िंदगी बेहद मेहमान नवाज थे, इसलिए मेहमानों की आमद और रफ्त का सिलसिला रोज़ और शब जारी वसा रहता था। इतनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद मैं अपने मियाँ से 10 बरस छोटी थी, लेकिन देखने में उनसे 10 बरस उम्र में बड़ी नजर आती। अलबत्ता अक्ल के लिहाज से शायद 10 बरस से भी कम रही होंगी। वजह यह कि वकालत का पेशा कामयाबी के लिए फुर्ती और शातरी चाहता है। असल बात यह है कि मैं सब कुछ समझ कर भी नहीं समझती थी, हर एक पर जल्द एतबार कर बैठती, कुछ बेहिस भी हो गई। जबकि मियाँ साहब बहुत रहमदिल, खास तौर पर कमज़ोर तबका यानी सिंफ नाजुक पर उन्हें ज़्यादा रहम आता। उन्हें वो मजलूम तबका कहते। यूं मियाँ साहब का शुमार शुरफा में होता। हमेशा नजरें नीची रखते, लेकिन हर किसी के हर मामले पर गहरी नजर होती, जो कि एक कामयाब वकील होने की दलील है। मामूली बातें जिसको आमतौर पर नोट नहीं किया जाता, ये उनको नोट कर लेते और अपनी याददाश्त की डायरी में महफूज रखते। इनमें दोनों सिफात थी जो एक कामयाब वकील में होनी चाहिए। जरूरत होती तो रोबदाब के साथ खूब गरज बरस कर बात करते, हालात का तकाजा हो तो महीन और मीठे लहजे में ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते, यूं कि हर बात मुखातिब के दिल में उतरती चली जाती। बात करने का फन कोई उनसे सीखता, जबकि उनके बकौल हमारी बेगम को तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। ऐसे ही बस इधर उधर की हाँ कुत्ती जाती है। मुझे हमेशा यही महसूस होता कि मुझसे कोई खास लगाव नहीं रखते, मगर लोगों पर यही जाहिर रहता है कि उनको अपनी शरीक हयात की बड़ी परवाह है। सारे काम अपने मतलब के करते, लेकिन अगर काम गलत हो जाता तो मोरिद इल्जाम बीवी ठहरती, जैसे कि मुझ बेवकूफ ने ही इन अच्छे भले बाहोश आदमी से ये गलतियां कराई हैं। कहते क्या करूं, बीवी का कहना भी तो मानना पड़ता है। लोग समझते हैं कि बेवकूफ बीवी ने अच्छे भले मर्द का जीना दो भर कर रखा, और मेरे मैके वाले भी अक्सर मुझे मशकूक नजरों से देखते और मियाँ साहिब की तरफदारी करने लगते। तब मेरा दिल बहुत बुरा हो जाता। वो इस तरह कि जब मेरे मैके से रिश्तेदार आ जाते तो ये उनके साथ साथ मेरी भी खूब आवभगत करते, मेरी इज्जत यूं बढ़ाते कि अगर बच्चे से कह दूं कि खाना पका रही हूं, जरा पानी तोला ना, बहुत प्यास लगी है, ये दौड़कर रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी की बोतल निकालकर खुद अपने हाथ से गिलास भर कर ले आते कि ये लो बेगम मैं हाजिर हूं, कहो तो जान हाजिर कर दूं। इस रोये से लोग ये समझते कि ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं शामत की मारी अगर बीमार पड़ जाऊं तो उन्हें फौरन जरूरी काम याद आ जाता। पेशी का कहकर लाहौर इस्लामाबाद जाने का कह देते। 2-4 दिन बाद घर लौटते, तब तक मेरी तबीयत संभल चुकी होती। सबसे ज्यादा उलझन इस वक्त इनको होती जब मैं घर का खर्चा मांगती। कहते ऐसी औरतें मर्दों को एक आंख नहीं बैठ जो हर वक्त पैसों का मुतालबा करती रहती हैं, हालांकि घर का खर्चा और बात है, किसी और मद में पैसों का तकाजा और बात। इस दौरान अगर मेरी सहेलियां मैके से कजिन वगैरह इजात तो सुर्ख नोटों की कभी हरे नोटों की गड्डी मेरे हाथ में थमाकर कहते, लो अब इनको रखो भी, कब तक मैं इनको लिए फिरता रहूंगा। कल ही एक केस की फीस क्लाइंट देकर गया है, और हाँ अपने लिए भी कुछ खरीद लिया करो। आज बाजार जाकर अपनी पसंद के जूड़े ले आना। तमाम चूड़ियां उम्मीद है बन गई होंगी, कल जाकर सुनार से ले आऊंगा। लेकिन बेगम तुम कुछ पहनती नहीं हो। हालांकि मेरा दिल खून के घूंट पी कर रह जाता है कि आज तक उन्होंने मुझे एक छल्ला तक तो बनवा कर नहीं दिया, फिर भी अपनी और उनकी इज्जत रखने को खामोश रहती। हमान ख्वातीन के जाने के बाद मैं शको करती, मियाँ साहिब अब हमेशा ऐसी झूठी बातें करते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं? जवाब मिलता, अरे बेगम ऐसा कहने से क्या फर्क पड़ता है, हमारी इज्जत दूसरों की नजरों में बढ़ जाती है, आखिर इज्जत भी कोई शय है। मैं चाहता हूं लोग हमारे घराने को इज्जत की निगाह से देखें। मैं मुस्कुराकर खामोश हो जाती। नोटों की गड्डी तो अमानत होती है, बावजूद जरूरत के एक नोट इसमें से नहीं निकालती थी।
मुझे पता होता था कि मेहमानों के जाते ही ये मुझसे कहेंगे, इधर लाओ वो नोट, ट्राई अमानत है, किसी आदमी की जमानत करानी है, रुपया अदालत में जमा कराना है, कहीं इसमें से तुमने कोई नोट तो नहीं निकाल लिया। मैं लाख भोली सही इतनी भी नहीं कि उनकी तबीयत को ना समझती, फौरन गड्डी निकाल कर लाती और कहती ये रही आपकी अमानत, गिन ले, एक नोट भी कम नहीं है। वो फौरन मेरे सामने ही बैठकर नोट गिनने लगते कि एक नोट भी घर रह गया तो मेरे मुवक्किल की जमानत ना हो सकेगी। अमानत का यह किस्सा महीने में 2 बार जरूर डाल हराया जाता। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि ये गड्डी कतई पराई नहीं होती थी, इनकी अपनी मलकियत होती, लेकिन मैं हर बार ये अमानतें रखती, फिर जो कि तू ये मुझसे वापस ले लेते। एक बार मेरी एक कजिन जो नौजवान और खूबसूरत थी अपनी छोटी बहन और वालिदा के हमरा आ गई। वो मेरे मुन्ने की पैदाइश पर मुबारकबाद देने आई थी। इत्तेफाक से इस वक्त मियाँ जी घर पर थे। मेहमान ख्वातीन से तपाक से मिले और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि सायरा ने कहा, अम्मी बस अब घर चलिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मियाँ साहिब के कान शायद उधर ही लगे थे, जल्दी से बाहर आए। पूछा क्या उनकी तबीयत खराब है? चलिए मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। उन्होंने लाख टाला के नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिसल हो गए, मैं आपको दवा दलवा कर छोड़ दूंगा। सर में दर्द हो तो कहाँ टैक्सी में जाएंगी, तबीयत और खराब हो जाएगी। मैंने भी मुरव्वत में कह दिया, हाँ खाला चली जाए, रास्ते में मेडिकल स्टोर से ये सर दर्द की गोलियां दलवा देंगे, आप लोगों को फिर आगे तक छोड़ देंगे, सहूलत हो जाएगी। नाचार वो ख्वातीन घर से चली। ये पीछे पीछे निकले और बाहर खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोले, तशरीफ ले चलिए। मुझे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं तो आदी थी, उनकी मेहमान नवाजी की बस मुस्करा कर रह गई। ये तो नहीं कहती कि ये हर ऐसी नेकी किसी बुरे इरादे से करते थे, बस मिजाज था उनका कि नौजवान मेहमान ख्वातीन साथ हों तो उन से गुपशप में इनको राहत मिलती थी और मिजाज खुशगवार हो जाता था। वो बीवी को खर्चा देने के मामले में किफ़ायत शियार जरूर थे, लेकिन मेहमानों पर खर्चा करने के मामले में बिल्कुल भी किफ़ायत शियार न थे, बल्कि बेहद फयाज थे। मेहमानों को देखते ही कहते, वो गड्डी तो पकड़ना। मैं जरा डरते हुए कहती, कौन सी जो अमानत रखवाई है? आंखें निकालकर आहिस्ता से जवाब देते, बकवास न करो। बाद में झिड़कते कि खबरदार, आइंदा जो किसी के सामने नोटों को पराया कहा। अपनी इज्जत कम करने का बहुत शौक है तुमको, बेवकूफ। अक्सर मेहमान तो खुसूसी होते थे जिन पर नोटों का बेदरेग इस्तेमाल होता। कोई रिश्तेदार खातून बीमार हो और इसे डॉक्टर के पास ले जाना हो तो डॉक्टर की फीस के अलावा फ्रूट और दवाइयां भी उनकी गड्डी से ईजाद कुछ खरीद कर साथ भी कर देते। मियाँ साहिब के अखलाक और फयाजी की सारे खानदान में धूम थी। अलबत्ता जब मिनटों में नोटों की गड्डी आधी हो जाती तो मेरा जी बैठ जाता कि अब कई दिनों तक घर में राशन की तंगी रहेगी और बच्चों की स्कूल फीस के लिए परेशान रहूंगी। दूध वाले का बिल देने को बार बार मन मनाना पड़ेगा और ये तनक कर कहेंगे, पहला खसारा तो पूरा करने दो, क्यों हर वक्त पैसे मांग कर परेशान करती हो? मर्द घर में सुकून के लिए आता है या परेशान होने के लिए? खुदा जाने तुम बीवियों को कब अक्ल आएगी। जब तारीख सर पर आ जाती मजबूरना बड़ी आपा को फोन करती, आपा इतने रुपए भिजवा दो, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है। मियाँ साहिब केस तैयार कर रहे हैं, मुवक्किल आजकल में पैसे दे जाएगा तो आपको लूटा दूंगी। ऐसे तो कितने ही उधार मैंने उम्मी आपा और भाईजान से लिए थे, जिनके लौटाने की कभी नौबत ना आए। वो भी जानते थे कि मैं उधार लेकर भूल भाल जाती हूँ, कभी याद ना दिलाते। अगली बार फिर मेरे मांगने पर रकम भिजवा देते थे। एक बार जबकि मुन्ने की पैदाइश का दिन आ गया, मुझे अचानक तकलीफ शुरू हो गई। उधर उनकी किसी नौजवान खातून क्लाइंट के पांव में मोच आ गई थी। मैंने फोन करके कहा, गाड़ी लेकर जल्द पहुंची, अभी अस्पताल जाना है। जवाब मिला, अरे भाई तुम अपने भाईजान को फोन कर दो और वालिद से कहो कि टैक्सी लेकर आ जाएं। मैं किसी मरीज को डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूं, वो भी बड़ी तकलीफ में है। इसको ऐसे सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता। रकम का भी उन्हीं से बंदोबस्त कर लो, मैं आकर दे दूंगा। अलिफ वक्त होता तो मेहमान देखकर इसरार शुरू कर देते, भाई अभी पेगा, खाना खाकर जाइएगा। मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शी है तो फिर पूरी तरह मेहमान नवाजी का मौका भी दें। भागम भाग बाजार से मुर्गी का गोश्त, मछली, फल सब्जियों का थैला भर लाते।
अब मुझ बेचारी का सर और मुंह चूल्हे में और मियाँ जी मेहमान ख्वातीन के साथ ठंडे ड्राइंग रूम में बेटी गुपशुप कर रहे होते। साथ साथ वहां से आवाज भी वक्तन फवक्तन लगा देते कि भाई बेगम मेरी जान, बिरयानी और कोफ्तों में कितनी देर है, ताकि मेहमानों को तसल्ली रहे, खाना आया ही चाहता है। मैं खाना लगाती इस वक्त तारीफ के पुल बांध देते थे कि वाह मेरी ज़ौजा मोहतरमा कितना उम्दा, मज़ेदार और लाजवाब खाना बनाती हैं कि बस उंगलियां ही चाटते रह जाओ। अपने ऐसा मज़ेदार पुलाव और कोरमा कभी न खाया होगा जैसा कि ये बनाती है। फिर शाम को बर्तनों का ढेर और मैं रात को एहसास दिलाते, अरे भाई मेकअप किया करो, जरा शगुफ्ता चेहरा बनाकर रखा करो, ये कैसी नौकरानियों की सी सूरत बना रखती हो। मैं खसा जाती तो कहते, तबीयत बोझल हो रही है, जरा वो अमानत वाली गड्डी तो पकड़ना, मुवक्किल से मिलने जा रहा हूं। रात के 10-11 बजे निकल जाते और सुबह दम लूटते। मैं समझ जाती आज मियाँ जी किसी मशहूर गाने वाली का गाना सुनने और अपने बोझल मूड को हल्का फुल्का करने गए हैं, क्योंकि ऐसी महफिलें उनकी कमजोरी थी जहां तब को तफरी मुयस्सर आती थी। मेरी अक्सर सहेलियों को दुखी समझकर जो तोहफा मेरे लिए लाते दूसरा उनके लिए भी ले आते, फिर कहते अपने हाथ से दे दो। सहेलियों से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, तोहफे मोहब्बत को बढ़ाते हैं। आप फिर खुद जाकर दे आते कि शाहिदा ने ईद पर तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है, बच्चों की वजह से इसका खुद आना मुश्किल है, ईद के अगले दिन जरूर तशरीफ लाइएगा, बेगम ने दावत की है। दावत खुद दे आते और मुझे बाद में आकर बताते कि फलां दिन फलां लोग आ रहे हैं, खाना तैयार रखना। मैं कैसे इनकार कर सकती थी, बदअखलाक तो पहले ही मशहूर थी। मियाँ जी की आमदनी खासी थी, मगर अपनी उन्हीं नेकियों और फयाजियों के बाइस वो हमेशा ज़ेर बार रहते थे, और मुझे अगर लाजमी किसी तकरीब में जाना पड़ जाता तो जेवर आपा से और जोड़ा छोटी बहन से मांगकर इस सर पर आए वक्त को टाल देती थी। एक दिन मेरे स्कूल की क्लास फेलो आए, बड़ी अफसरदा थी। इसका निकाह हुआ था, रुखसती हुई थी कि साल बाद रुखसती की बजाय इसे तलाक मिल गई, क्योंकि लड़के ने इस दौरान किसी और लड़की को पसंद कर लिया था। सोफिया बड़ी उदास थी, मुझे भी इसका किस्सा सुनकर दुख हुआ। वो जा रही थी कि मियाँ साहब दफ्तर से आ गए। दुआ सलाम हुई, लेकिन वो रुकी नहीं क्योंकि उसे देर हो रही थी। कफ अफसोस मिलने लगे कि कुछ खातिरदारी ना कर सकी। बहरहाल मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी सहेली इस कदर उदास क्यों थी। मैं भी इसकी दास्तान गम से ताज़ा ताज़ा मुतासिर थी, बता दिया कि बेचारी के साथ ऐसा वाकया हुआ है। बोले मुझसे बात कराई होती आधा हक महर तो डलवा देता, ये तो इस मजलूम लड़की का हक बनता है। दूसरी बार वो अपनी वालिदा के साथ आई थी, उन्होंने अज खुद इसकी माँ से बात छेड़ी के ऐसा शाहिदा बता रही थी। आप लोग भी कमाल के हो, अपना हक क्यों छोड़ दिया? ये केस मेरे सुपुर्द कर दो, मैं बगैर फीस के लड़ूंगा। देखता हूं वो खबीस लोग कैसे आपकी लड़की का जायज हक नहीं दे रहे। सोफिया की माँ उनकी बातों में आ गई और ये उनके हमरा हो लिए। अब कोर्ट के बहाने कई बार से शॉपिंग कराने ले जाते ताकि इस गरीब का दिल बहल जाए। इसके सारे घर वालों को गाड़ी में भरकर उधर घुमाने ले गए, अपनी दिलचस्प बातों से हंसा हंसा कर उड़ा देते। कई दिन ये मामला चलता रहा। बिलाखिर मेरे बड़े भाई ने उनको 2-4 बार रेस्टोरेंट में उनको मजे उड़ाते देखा तो मुझे खबर कर दी और एक रोज मियाँ साहिब को बिलाकर तंबी की के जो खर्चा दूसरों पर लुटाते हो बीवी बच्चों को दो ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें नजरअंदाज ना हो। उन्होंने बुरा माना। बड़े भाई के सामने तो बस इसी कदर कहा कि शाहिदा की खातिर ये सब किया कि उसकी सहेली और उनके घर वाले काफी परेशान थे, वरना मुझे इन लोगों के साथ मील जोल रखने की क्या जरूरत, मेरे पास अपने मुवक्किलों को देने को वक्त नहीं है। बड़े भाई चले गए तो मुझ पर बिगड़े कि कैसी कोर मगज औरत हो, एक गरीब लड़की की जान पर बनी थी और वो भी तुम्हारी बचपन की सहेली। वो तो रू रू कर मरी जाती थी, मैंने नेकी की उसकी जान बिचाली, वरना तो खुद कशी कर लेती वो गम से। तुम्हारे मैके वालों में तो जरा भी इंसानियत नहीं है। तुम ही जैसे लोगों से इंसानियत शर्मिंदा है, किसी के दुख दर्द में काम नहीं आते। मैं क्या झगड़ती, मुझे तो अपने बच्चे प्यारे थे, अपना घर बचाए रखना था। एक बार और उसी तरह एक हसीना का केस उन्हें मिला। इस मजलूम औरत का अपने शौहर से झगड़ा था। इसने कहा मुझे इंसाफ दिलवा दे क्योंकि 2 बच्चे भी हैं और शौहर अय्याश थे। दूसरी औरतों पर रुपया पानी की तरह बहाता है, लेकिन मुझे जायज खर्चे के लिए तरसता है। उन्होंने इसके शौहर के खिलाफ खर्चे का मुकदमा दायर कर दिया। केस अपनी जेब से लड़ा क्योंकि फीस देने को औरत के पास पैसे न थे, लेकिन खूबसूरती की दौलत से मामाल थी वो। 1-2 बार हमारे घर भी आई थी,
अपने केस की तफसील मालूम करने। इसके बच्चे इसके शौहर को दिलवा दिए और शौहर से उसकी सुलह कराते कराते तलाक करा दी। अब बेसहारा कहाँ जाती। इससे निकसानी करने लगे थे कि किसी ने बड़े भाई को खबर कर दी। वो कड़े तेवर लेकर आ गए, उनको धमकी दी कि अब ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी बहन और बच्चे ले जाऊंगा और तुम शौक से किसी मजलूम का सहारा बन जाना, लेकिन याद रखो कि फिर बीवी बच्चों की सूरतें देखने को तरस जाओगे। ये दुनिया में सिर्फ बड़े भाई से दबते थे। मैं बहरहाल बीवी थी, फोहर थी, आके बद अखलाक और बेवकूफ, मगर वो अपनी इस गाय ऐसी बेजुबान जीवन साथी को भी कतई हाथ से नहीं गिनवाना चाहते थे। आखिर 4 बच्चों का साथ था, तब ही वो इस मजलूम का सहारा बनने से बाज रहे और मेरे साथ उम्र निभा दी।